ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2A बेटे, चैप्टर कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर, 6 ही लर्निंग आउटकम है यार। आइए आइए, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कुछ नई बातें आपको सिखा दूं। आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, बड़ा प्रीशियस और बड़ा ही अच्छा सा, एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा लर्निंग आउटकम आई विल बी डिस्कसिंग। लर्निंग आउटकम नंबर A। तो आज के इस लेक्चर 2A को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले रजिस्टर ओपन कर लें। मैं आपको आज ब्लैक स्लाइड्स और दूसरी स्लाइड, बड़ी सारी स्लाइड्स दिखानी है। आप पहले, मेरे बेटे, पहले रजिस्टर ओपन करें। आज लिखना कुछ कम है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लिखना है, इतना मैं आपको बता दूं। हाईली टेस्टेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, हाईली टेस्टेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। हेडिंग लिखिए, कमर सीधी करके लिखिए, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। CFA USA लेवल 1 पहले अटेम्प्ट में पास होकर दिखाएंगे। लेक्चर 2A, लेक्चर 2A मैं बात कर रहा हूं बेटे, चैप्टर नंबर रीडिंग नंबर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर 1। मैंने अभी तक लेक्चर 1 डिलीवर कर दिया। अब इसका नाम 2 क्यों नहीं रखा, 2A क्यों रखा, देखेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। आप पहले मेरी बात को सुनिए ना, आप ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। लेक्चर 2A क्यों रख दिया, 2B क्यों नहीं रखा, या 2 क्यों नहीं रखा, देखेंगे यार। आप कमर सीधी करके पहले लिखो ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, ज्यादा चालाकी नहीं करनी, समझदारी नहीं करनी। जो ज्यादा चालाकी करता है ना विद्या के धन में, उसको बेटा विद्या जी कम मिलती है, बात समझ लेना। सरस्वती जी, सरस्वती जी, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी, लक्ष्मी ददाति वैभव। सब कुछ मिल जाएगा अगर आपके पास सरस्वती जी का धन है। और फाइनेंस की फील्ड में CFA USA आजकल टॉप पे चल रहा है। आइए, लॉजिकली मैं आज एक छोटी सी कोटेशन के साथ अपनी कहानी शुरू करूंगा। बेटे, मैंने लिखा, शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बीन प्रेजेंट। हम कई बार पुरानी बातों में, पुराने हमने कहीं से लेक्चर्स लिए, बड़े बेकार से थे, या नहीं लिए, या पास नहीं हुए, कोई बात नहीं यार, छोड़ दो ना। CFA जब बनेंगे, ये करेंगे, नौकरी आएगी, छोकरी आएगी, घर आएगा, छोड़ो ना। बीन प्रेजेंट, गिव योर 100%। आज अगर आप 100% दे देते हो ना, तो लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। बेटे, मेरी चर्चा, मेरी कहानी, माय स्टोरी, आज का एजेंडा, कुछ भी मान लीजिए। मैंने आज एक ही लर्निंग आउटकम कंप्लीट करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में आज कर रहा हूं, इंग्लिश में 2B में करूंगा, इसलिए लेक्चर 2A और 2B रखा। और क्या टेंशन थोड़ी है। बेटा, रजिस्टर में लिखो ना, लिख लो बेटा, लिख लो। मेरा दिल है, लिखो, ऊपर हेडिंग लिखो, माय स्टोरी, मेरी चर्चा, मेरी कहानी, मेरा एजेंडा, लर्निंग आउटकम नंबर A। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू, मैं दोस्तों आज इस लेक्चर के थ्रू आपको लर्निंग आउटकम नंबर A कराने वाला हूं। आप जल्दी से मेरी बात को सुनेंगे तो मैं बड़ी प्यारी प्यारी सी ब्लैक स्लाइड्स में दिखाऊंगा। ये देखिए ना बेटे, ये देखिए ना, ये देखिए ना बेटे, ये आपके सामने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू के 6 लर्निंग आउटकम्स आ गए एज पर CFA इंस्टीट्यूट। ये बेटे 6 ही हैं, ये 6 ही हैं। और सब में देखिए लिखो, डिस्क्राइब 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 डिस्क्राइब। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे लर्निंग आउटकम स्टार्ट ही हो रहे हैं वर्ड किससे, डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब करो। कैलकुलेशन नहीं है बेटे, कैलकुलेट एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट तो वो हम रिस्क रिटर्न पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट कराए। ये तो लास्ट पार्ट है। एनालिसिस पहला था, इन्वेस्टमेंट दूसरा है, मैनेजमेंट तीसरा है। बेटे, इसमें हम वो 4 चैप्टर्स, 4 रीडिंग्स करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिहेवियर अप्रोच एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी के सभी मेरे साथ मेरी बातों को सुनेंगे और ध्यान से। बेटे, कहते हैं ना, ध्यान से हम कुछ भी करते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हो, ध्यान से, ध्यान से। आपके पेरेंट्स सब बोलते आए, बेटे टाइम मैनेजमेंट, बेटे ध्यान से, बेटे ध्यान से। तो मैं आज फिर कहता हूं कि ध्यान से। आज आप दोबारा से मेरी बात को सुने। मैं भूपेश आनंद ये आपके सामने कह रहा हूं कि बेटे, आज के इस लेक्चर में मैं कराऊंगा डिस्क्राइब पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। देखिए, डिस्क्राइब डिस्क्राइब डिस्क्राइब, मैंने बेटा ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही तो मारे हैं। डिस्क्राइब डिस्क्राइब डिस्क्राइब, आप नोट किया हो इन बातों को। पता नहीं कहाँ पे ध्यान रहता है आपका, इतना ज्यादा मोबाइल फोन में ध्यान रहता है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप कौन सी दुनिया में है ना। कैसे नोट करेंगे ये सब चीजें। तो आज का ये जो लर्निंग आउटकम है, इसका नाम है डिस्क्राइब डिस्क्राइब द पोर्टफोलियो अप्रोच।
डिस्क्राइब द पोर्टफोलियो अप्रोच, डिस्क्राइब द पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। बेटे 1952 में ले जाऊंगा। 1952 हैरी मार्क्विस का, जब जब हैरी मार्क्विस ने एक मॉडल निकाला था 1952 में, आज मैं उसकी बात करूंगा। मैं आज 1960 में ले जाऊंगा विलियम शार्प के पास, आज मैं 1960 में ट्रेन्योर के पास ले जाऊंगा, और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो हैरी मार्क्विस ने स्टार्ट की थी, डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया था, आज ये लर्निंग आउटकम इसी के ऊपर है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या बोलता जा रहा है ये भूपेश आनंद। बेटे अभी देखना मैं किस तरह से बातें कर करके आपकी फाउंडेशन बना रहा हूं और फिर आपको रिलेट करके दे रहा हूं। बेटे ये है पोर्टफोलियो अप्रोच। आइए आइए आइए, मेहरबान, मैंने आपके लिए 8 कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए, बड़े ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स हैं ये। हर एक लर्निंग आउटकम के लिए मैंने कम से कम एक कंसेप्ट तो बनाया, कई बार एक लर्निंग आउटकम के लिए, बिकॉज उसमें कुछ ज्यादा गहरी बातें थी, तो आई हैव प्रिपेयर्ड 3 कंसेप्ट्स। तो इसमें टोटल 8 कंसेप्ट्स हैं, जबकि लर्निंग आउटकम ए है। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू बेटे फर्स्ट पोर्टफोलियो अप्रोच का कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। बेटे इस तरह से सीएफए यूएसए को कंसेप्ट वाइज डिवाइड करना मैंने तो आज तक किसी के लेक्चर देखे नहीं। स्क्वेजर देखा नहीं, बैकर में देखा नहीं, करिकुलम में देखा नहीं, और भी मैंने जो पढ़ाते हैं उन सबके नोट सब कुछ देख लिया। बेटे मैंने नहीं देखा कि इस तरह से ब्यूटीफाई करके उन्होंने कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया हो, कहानी बनाई हो। भूपेश आनंद ने कहानी बनाई है, कहानी किस्मत की, कहानी सीएफए की, कहानी सीएफए जर्नी की। तो आप लिख रहे हैं कंसेप्ट नंबर 1, आप सब लिख रहे हैं जी कंसेप्ट नंबर 1, फ्लो चार्ट नहीं लिखना, आपने कंसेप्ट नंबर 1 में लिख लिया पोर्टफोलियो अप्रोच। आप सब लिख रहे हैं, मेरे हैं ना आप मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, पोर्टफोलियो अप्रोच। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आप सबके साथ करना चाहता हूं। कहते हैं ना अपनों से अपनी सी बात कर लेनी चाहिए। बेटे आपको पता है, आपने रिस्क रिटर्न पार्ट 1 भी किया, रिस्क रिटर्न पार्ट 2 भी किया। मैंने वहां पे सिक्योरिटी की बातें बताई, रिटर्न की बातें बताई, रिस्क की बातें बताई, पोर्टफोलियो की बातें बताई। मैंने कहा पोर्टफोलियो इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। फिर मैंने रिस्क कैलकुलेट करने की बातें बताई। अच्छा, रिस्क कैलकुलेट करने के लिए रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी कैलकुलेट किया, रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया। अच्छा, जब रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया तो मैंने बड़े सारे एग्जांपल्स देकर आपको समझाने की कोशिश की कि व्हाई वी कैलकुलेट a प्लस बी होल स्क्वायर इनटू कोरिलेशन बिटवीन दो सिक्योरिटीज। कोवेरियंस की बातें बताई, कोरिलेशन की बातें बताई, डाइवर्सिफिकेशन की बातें बताई, परफेक्ट कोरिलेटेड की बातें बताई, इम्परफेक्ट कोरिलेटेड की बातें बताई, और ये भी बताया कि अगर R+1 है तो आपका, अगर दो सिक्योरिटी के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है तो रिस्क रिड्यूस नहीं कर सकते आप। बट हाँ, अगर +1 से थोड़ा सा कम है और धीरे 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 -1 की तरफ जा रहा है तो बेटे आप यहां पर रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं बातों को बताने वाला हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कोवेरियंस क्या होता है, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कोरिलेशन क्या होता है। मैं आपको फॉर्मूला सब कुछ आपको पता है यार। 32 लेक्चर्स लिए पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न पार्ट 1 पार्ट 2 के, आगे नहीं चलना क्या? मैं आज ये बताना चाहता हूं कि देयर आर 2 अप्रोचेस। इस दुनिया में 2 तरह की अप्रोचेस हैं भाई साहब। whenever you want to invest, because you are becoming a chartered holder, आप सब CFA चार्टर होल्डर बनने वाले हैं, तो 2 तरह की अप्रोचेस हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। वन इज इंडिविजुअल अप्रोच एंड सेकंड इज पोर्टफोलियो अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच क्या है कि भाई मेरे पैसे थे जितने भी, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, आई हैव $1,10, $1,00,000, आई हैव इन्वेस्टेड ओनली इन वन सिक्योरिटी। मैं एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता हूं। जैसे मैं इंडिया में रहता हूं तो मैंने कहा मैं इंडियन टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर देता हूं, पूरे 10 लाख के 10 लाख मैं यहीं पे इन्वेस्ट करता हूं। और आप अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क में, तो आपने कहा जी मैं सारे के सारे एप्पल कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट करता हूं, तो कर दो। इट मींस इफ यू आर इन्वेस्टिंग ओनली इन वन सिक्योरिटी, नॉट मोर देन वन सिक्योरिटी, देन दैट इज नेम्ड एज इंडिविजुअल अप्रोच. Now, when you have invested your 10 lakhs rupees in Tata Motors, or when you have invested $1 lakh in Apple computers, now you want to analyze कि वो जो आपने इंडिविजुअली अप्रोच से पैसे लगाए हैं, you want to analyze that, that decision on the basis of risk and return. आप अपना डिसीजन को एनालाइज करना चाहते हैं। दैट इंडिविजुअल अप्रोच को, जो आपने एक ही सिक्योरिटी में पैसे लगाए, उसको मैंने कहा ये इंडिविजुअल अप्रोच है। आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे, तो मैं कहूंगा आई एम फॉलोइंग इंडिविजुअल अप्रोच। पुराने जमाने में सब ऐसे ही करते थे, एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते थे।
लेकिन 1952 में जैसे ही हैरी मार्कोविस मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी लेकर आए, मैं तो ये कहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर हैरी मार्कोविस, उनकी आत्मा को शांति मिले, विलियम शार्प की आत्मा को शांति मिले, ट्रेन्योर की आत्मा को शांति मिले। उन्होंने ऐसी ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर दी, ऐसे ऐसे नोबेल प्राइज अवार्ड्स मिल गए इनको। आप देखिए ना विकिपीडिया में जाकर, इन्होंने कहा जब आप एक से ज्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका नाम होता है पोर्टफोलियो, और उस अप्रोच को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो अप्रोच। सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना बेटे, अभी बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं। आप क्या करो, कमर सीधी करके पहले एक आध बात लिख लो, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं ना उसके डिजर्व तो करो, आप पहले डिजर्व तो कर लो, लिख लो पहले। देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ इन्वेस्टिंग, there are two approaches of investment by an investor, there are two approaches, दो approaches हैं इन्वेस्टर जिसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। पहली अप्रोच का नाम है इंडिविजुअल अप्रोच, सेकंड अप्रोच है पोर्टफोलियो अप्रोच। आप अपने पेज को इसी तरह से दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ज्यादा चालाकी नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। बेटे स्कूल में भी आप ऐसे डिफरेंशिएट करते थे या ऑपोजिट वर्ड्स लिखते थे तो पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते थे, आज भी यही करना है, इंडिविजुअल अप्रोच एंड पोर्टफोलियो अप्रोच। अपने पेज को डिवाइड करें, पहले इंडिविजुअल अप्रोच में लिखें, क्या लिखेंगे, इन केस इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड। मैंने एक चित्र बनाया रामलाल का, फोटो बनाई इन्वेस्टर की, रामलाल इन्वेस्टर है। इन केस एन इन्वेस्टर और रामलाल हैज इन्वेस्टेड टोटल फंड्स 100% फंड्स only in one security, let it be Tata, let it be Tata Security, let it be Tata Motors, let it be Infosys, only in one security, I will say it is named as individual approach because I am writing out under the head individual approach। अभी मैं बताऊंगा इंडिविजुअल है। अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही चलूंगा, ए मार्ग के सहारों मत देना मुझे सहारा, मैं एक ही में इन्वेस्ट करूंगा, अकेला चलो, एकला चलो, एकला चलो। In case investor has invested his funds in one security, let it be Tata Motors, and then he want to analyze that security, that investment in terms of risk and return, कि भाई मैंने 10 लाख रुपए यहां लगाए, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है टाटा मोटर्स में, उस अप्रोच का नाम है इंडिविजुअल अप्रोच। तो लिखेंगे इन्वेस्टर वांट्स टू एनालाइज हिज इन्वेस्टमेंट इन टाटा मोटर्स। नाउ एन इन्वेस्टर, नाउ रामलाल वांट्स टू एनालाइज हिज इन्वेस्टमेंट इन टाटा मोटर्स। अब रामलाल अपनी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना चाहता है टाटा मोटर्स में, और उसके बेसिस में एक सिक्योरिटी में, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न फीचर्स, तो उसको बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं इंडिविजुअल अप्रोच। बट लर्निंग आउटकम ए में तो ये था ही नहीं, लर्निंग आउटकम ए में तो है डिस्क्राइब पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। मुझे इंडिविजुअल अप्रोच बताना पड़ा, तभी आपको पोर्टफोलियो अप्रोच समझ आएगी। मैं अब आपसे ये कहता हूं, पोर्टफोलियो अप्रोच का मतलब है कि जब आपने एक से ज्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पहले से ही करके रखी हुई है। मान लेते हैं आपने 3 सिक्योरिटीज पहले से ही खरीदी हुई हैं, आपने सबसे पहले आपने टाटा मोटर्स की, टीसीएस की और गवर्नमेंट बॉन्ड्स पहले से ही खरीदे हुए हैं। इसका मतलब आपने अपना पहले से ही पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आपके पास ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब आप एक नई सिक्योरिटी को खरीदना चाहते हो। मान लेते हैं कि आप एक सिक्योरिटी ए को खरीदना चाहते हो, यू वांट टू बाय सिक्योरिटी ए नाउ, and you have already an existing portfolio which is consisting of TCS, which is consisting of Tata Motors, which is consisting of government bonds, and you want to buy a new security, let it be A. Now you want to find out the effect of this security A। जब आप इस security A को introduce कर दोगे उस पोर्टफोलियो में, मतलब A को डालोगे उस पोर्टफोलियो के अंदर, उस मटके के अंदर, तो उस मटके का में इफेक्ट क्या होगा, मतलब उसमें रिस्क कितना आएगा, उसमें रिस्क बढ़ जाएगा या रिस्क कम होगा, उसका इफेक्ट देखने के लिए हम जो काम करते हैं उसका नाम है पोर्टफोलियो अप्रोच। बेटे करिकुलम पढ़ लेना, स्क्वेजर पढ़ लेना। अगर मेरा लेक्चर नहीं सुना तो आपको समझ नहीं आएगा व्हाट इज पोर्टफोलियो अप्रोच। व्हेन आई से पोर्टफोलियो अप्रोच, इट मींस आई वांट टू फाइंड आउट देन व्हेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट, व्हेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सिक्योरिटी इन दैट पोर्टफोलियो, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट इन द रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क नाउ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दैट। जैसे एक डॉक्टर, कोविड सिनेरियो में हमने देखा डॉक्टर्स के पास दवाई नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी,
तो उन्होंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने शुरू किए। उन्होंने कहा अगर मैं इसकी डोज इतनी और दे दूं इस ह्यूमन बीइंग को तो उसकी बॉडी में क्या इफेक्ट होगा। पहले से ही बस 3-4 मेडिसिन दे चुका है, उसका इफेक्ट नहीं हुआ, बट इसका दे दूं तो क्या इफेक्ट होगा, इसका दे दूं तो क्या इफेक्ट होगा। इसका मतलब ऑलरेडी आपने 2-3 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ऑलरेडी आपने उसका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रिस्क निकाला हुआ है, बट अब आप ये नई सिक्योरिटी उस पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या करना चाहते हैं। तो आप अब ये चेक कर रहे हैं कि जब ये मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो इसमें क्या इफेक्ट होगा। उस अप्रोच का नाम है पोर्टफोलियो अप्रोच। पहले आप लिख लें, इन केस इन्वेस्टर हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड। बेटे आपने अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आप चालाकी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, कमर बिल्कुल सीधी करके पढ़ रहे हैं, आप इस समय पोर्टफोलियो अप्रोच लिख रहे हैं। इन केस इन्वेस्टर हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन मोर देन वन सिक्योरिटी, बिकॉज वी आर डूइंग पोर्टफोलियो अप्रोच। In case investor has already done investment in more than one security, let it be TCS, let it be Tata Motors, let it be government bonds, already ये मटका है, ये मटका पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, बट एंड इन्वेस्टर वांट्स टू ऐड अ न्यू सिक्योरिटी ए। अब इन्वेस्टर एक नई सिक्योरिटी ए को उसी मटके के अंदर डालना चाहता है। कौन सा मटका? वही वाला पुराना जिसमें टीसीएस पड़ा था, जिसमें टाटा मोटर्स पड़ी थी, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़ी थी, ये भी ए भी डालना चाहता। तो इसका मतलब उस मटके में अब 4 सिक्योरिटीज हो जाएंगी। अब वो चेक करेगा कि भाई 3 सिक्योरिटीज जब थी और जब अब 4 हो जाएंगी तो इसमें क्या कोई रिस्क में बदलाव आएगा, क्या रिस्क बढ़ जाएगा या रिस्क कम हो जाएगा। उस बदलाव, उस एनालिसिस को ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न फीचर्स, दैट इज नेम्ड एज पोर्टफोलियो अप्रोच। तो आप नीचे मटका बना दें, मटका बना दें। नाउ इन्वेस्टर वांट्स टू फाइंड आउट, बेटे मटके में अब 4 सिक्योरिटीज लिखेंगे। नाउ एन इन्वेस्टर वांट्स टू फाइंड आउट द रिएक्शन इन दैट मटका। मतलब उस मटके में उस सिक्योरिटी के आने से क्या इफेक्ट हुआ, कुछ कुछ होता है, क्या हुआ, उसका नाम है किसमें, रिस्क में और रिटर्न में। बेटे उसी का तो नाम है पोर्टफोलियो अप्रोच। बच्चों को यही समझ नहीं आता पोर्टफोलियो अप्रोच है क्या। अब मैं इसको आपको लॉजिकली बताऊंगा। बेटे पोर्टफोलियो अप्रोच में आपको मैंने बताया था कि पोर्टफोलियो जब रिस्क हम लेते हैं तो रिस्क में हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं अगर इंडिविजुअल सिक्योरिटी का लेते हैं, और अगर एक से ज्यादा सिक्योरिटीज हैं तो हम उसके बीच में कोवेरियंस देखते हैं। मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। कोवेरियंस देखने के बाद हम कोरिलेशन लेते हैं। तो फिर मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था पोर्टफोलियो रिस्क का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फिर मैंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ए, मान लेते हैं 2 सिक्योरिटीज हैं ए और बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ए होल स्क्वायर वेट ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी होल स्क्वायर वेट ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी इनटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। इट मींस मैं कहना ये चाहता हूं कि जब भी आप एक से ज्यादा सिक्योरिटी का रिस्क निकालते हैं तो वो जो 2 सिक्योरिटीज या 3 सिक्योरिटीज है, जो 4 सिक्योरिटी जितनी भी एक से ज्यादा हैं, उनकी आपस में मोहब्बत है या उनकी आपस में लड़ाई है, उनका आपस में कोवेरियंस पॉजिटिव का है या उनका आपस में कोवेरियंस नेगेटिव का है। बेटे ये बहुत ज्यादा मैटर करता है पोर्टफोलियो रिस्क में। इसी को तो बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। And this is the only benefit of diversification, you know. Whenever you are introducing a new security and that security has a negative relationship with the existing security, with the existing portfolio, if this security A which you are introducing has a negative relationship with this portfolio, which consists of Tata Motors, which consists of TCS, which consists of government bonds, so this portfolio and this security has a negative relationship, then my portfolio risk will come down. My portfolio risk will decrease. मेरा पोर्टफोलियो रिस्क फिर कम हो जाएगा। यही तो बात बतानी है, क्योंकि बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। मैंने नहीं बताया बेटे, हैरी मार्क्यूस तो 1952 में बता के चले गए, भाई साहब स्वर्ग में चले गए। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो। आइए इन्हीं बातों को मैं दोबारा से बता रहा हूं। डाइवर्सिफिकेशन की बातें करी हमने, मॉडर्न पोर्टफोलियो की बातें की, ट्रेन्योर की बातें की, कौन से ईयर में उन्होंने क्या क्या किया, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी इस दुनिया में। बेटे मैं तो ये कहूंगा कि उनकी जितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी और किसी की आज तक पोर्टफोलियो में कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आई। आप चेक करो ना, मैंने आपके लिए ब्लैक स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए बेटे, हैंड रिटन स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए, इंग्लिश में भी लेक्चर दिया, हिंदी में भी दिया। इससे ज्यादा कौन करेगा आपसे प्यार यार। देखो ना क्या लिखा है, पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग इंप्लाइज इट इफ अ न्यू सिक्योरिटी इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग,
if a new security is added to the existing portfolio, then by how much it will affect risk and return of that portfolio after introducing that security. उसका नाम है पोर्टफोलियो अप्रोच. ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, अब समझ आ गया. मैंने आपको अभी भी बताया कि 1 लाख रुपए आपने एक ही जगह लगाए. दिस इज इंडिविजुअल अप्रोच इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन वन सिक्योरिटी, एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन मोर देन वन, इट इज अ पोर्टफोलियो अप्रोच, एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट दैट, एंड दिस इज नेम्ड एज पोर्टफोलियो अप्रोच. बेटे हैरी मार्क्विस, बेटे विलियम शार्प, बेटे ट्रेन्योर, बेटे लिंटर, ऐसे अनेक लोग रह गए, हो गए, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और आज तक दुनिया उन बातों को याद करती है. सीएफए इंस्टीट्यूट याद करता है. ये सारे अमेरिकन हैं बेटा. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अब ये बताने जा रहा हूं कि ठीक है, ये बात समझ आ गई कि आप जब एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो. ये बात तो समझ आ गई, ठीक है. लेकिन आप ये बताइए कि मैं अब यहां पे ये प्रूव करने वाला हूं कि पोर्टफोलियो, जब आप उसका पोर्टफोलियो अप्रोच की बात करेंगे तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट, एंड दैट समथिंग इज नेम्ड एज डाइवर्सिफिकेशन रेशियो. मैं अभी उसके ऊपर ही आ रहा हूं बेटे. इस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम ए में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था उसका जो रिस्क था विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिस्क, अगर हम कंपेयर करें, दैट इज नेम्ड एज डाइवर्सिफिकेशन रेशियो. ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी है. अच्छा, रेशो का मतलब क्या होता है? कोई चीज न्यूमरेटर में होती है, दूसरी चीज डिनोमिनेटर में होती है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, करंट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो. इट मीन समथिंग इज न्यूमरेटर एंड समथिंग इज डिनोमिनेटर, बिकॉज हियर इन पोर्टफोलियो अप्रोच आई वांट टू एनालाइज द रिस्क. I want to see the portfolio approach risk. So I want to see कि what is the risk of a portfolio, and with respect to risk of individual security if I choose it randomly. मतलब मैंने टाटा मोटर्स, टीसीएस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रखे हुए हैं, सिक्योरिटी ये भी ले लिया. चलिए, ये 4 सिक्योरिटीज हैं, इनका इस पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क भी निकाल लिया. अब मैं इस रिस्क को कंपेयर कर रहा हूं, इन चारों में से कोई भी एक सिक्योरिटी इंडिविजुअली ले लेता हूं, टाटा मोटर्स अलग से ले लेता हूं, तो टाटा मोटर्स का इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, वेरिएंस कितना होगा, और इन चारों का मिलाकर कितना होगा. इन दोनों के को जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, इन दूसरे को कंपेयर करके हम एक रेशो निकालते हैं, उस रेशो का नाम है डाइवर्सिफिकेशन रेशो. बार बार पूछो, पेपर में बार बार आता है बेटे, व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रेशो. नाउ डाइवर्सिफिकेशन रेशो इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन केस ऑफ पोर्टफोलियो अप्रोच, एंड व्हेन आई से डाइवर्सिफिकेशन रेशो, वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला दे हैव डिराइव्ड. आप पहले उसको लिखेंगे, जो हैरी मार्क्विस ने डिराइव किया. उसने लिखा वेरिएंस और द रिस्क ऑफ एन इक्वली, यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिस्क ऑफ एन इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो ऑफ एन सिक्योरिटीज, जितनी मर्जी सिक्योरिटीज हो, एक से ज्यादा. मतलब रिस्क ऑफ दैट पोर्टली, जो पोर्टली आपने निकाली, जिसमें टाटा मोटर्स भी है, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ टीसीएस भी है, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी है, और जिसमें सिक्योरिटी नंबर ए भी है, जिसमें 4 सिक्योरिटीज अब हो गई या 3 हो गई, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने. इसके पूरे का रिस्क अगर आप विद रिस्पेक्ट टू पढ़ते हो, विद रिस्पेक्ट टू किससे पढ़ते हो, रिस्क ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो, तो इन दोनों के अनुपात को, न्यूमरेटर को जब मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूंगा तो जो आएगा उसको कोफिशिएंट बोलते हैं. लेकिन यहां पर हम बोलेंगे इट इज नेम्ड एज डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग, आई एम कंपेयरिंग, आई एम एनालाइजिंग द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो विद रिस्पेक्ट टू रिस्क ऑफ अ इंडिविजुअल सिक्योरिटी. आप सीएफए यूएसए कर रहे हैं, आप ये बताइए, जब आप 10 के 10 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ के जाएंगे और एक ही सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे, मान लेते हैं, अच्छा आपने 10 में से 8 सब्जेक्ट पढ़े, ठीक, और अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो रिस्क किस में कम होगा बेटे? बट नेचुरल है, जब आप 8 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो रिस्क कम होगा, और जब एक ही सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे तो रिस्क ज्यादा होगा. इस रेशो को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन रेशो. मैं करके दिखाऊंगा बेटे.
इक्वली वेटेड का मतलब क्या है कि उस पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनको हम बराबर बराबर का वेट दे देंगे, बराबर बराबर की प्रोपोर्शन दे देंगे। जैसे लेट इट बी 3 सिक्योरिटीज ए बी सी, तो मैंने कहा 1/3 मैंने ए में इन्वेस्ट किया, 1/3 बी में इन्वेस्ट किया, 1/3 सी में इन्वेस्ट किया। इट मींस इट इज इक्वली वेटेड इन्वेस्टमेंट। लेट इट बी 4 सिक्योरिटीज, तो मैं इक्वली वेटेड का मतलब क्या, 1/4 1/4 1/4 1/4 25% 25% 25% 25%। इट मींस मैंने रेशो में फॉर्मूला क्या यूज किया, आपने देखा भी नहीं ध्यान से, रिस्क ऑफ अ इक्वली 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 वेटेड पोर्टफोलियो। इसका मतलब उस पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज है उनको इक्वली वेट करना है in a portfolio of n securities with respect to any risk of a security, individual security from that portfolio selected randomly. That is named as diversification ratio. अब आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे हायर द रेशो बेटर इट इज। मैं आपसे पूछूं डाइवर्सिफिकेशन रेशो में हायर बेटर होगी या लोअर बेटर होगी, सोचिए। मैंने आपको एक न्यूमरेटर बताया, एक डिनोमिनेटर बताया। न्यूमरेटर में बताया रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो इक्वली वेटेड सिक्योरिटीज अपॉन रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी रैंडमली सिलेक्टेड। आप सोचिए, क्योंकि जब आप रिस्क निकालते हैं पोर्टफोलियो का तो कोवेरियंस का हिसाब किताब चलता है, कोरिलेशन का हिसाब किताब चलता है, और मैं मान के चलता हूं कि अगर उनके बीच में नेगेटिव कोवेरियंस है या कोरिलेशन पॉजिटिव 1 की नहीं है तो नेगेटिव की तरफ ही है, तो रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड। तो न्यूमरेटर हमेशा कम होगा, डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन रेशियो हमेशा 1 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। जब आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे कम वाली चीज को ज्यादा वाली चीज से, तो जो कोफिशिएंट आएगा वो ऑटोमेटिकली 1 से कम ही होगा। अच्छा, जितना 1 से कम होगा हम ये समझेंगे कि उतना हमें बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। लोअर 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 द डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, मोर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आई एम एंजॉइंग। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कह रहा हूं। लिखो डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, लिखो रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो एबीसी, मान लेते हैं 3 सिक्योरिटीज एबीसी विद रिस्पेक्ट टू रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए। अलग अलग ढंग से बताने की कोशिश की है यार, इससे बढ़िया कौन बताएगा, मुझे बताओ ना। अब आप फिर भी नहीं लिखोगे तो भाई साहब मैं आपके घर चला जाता हूं और क्या पेपर ही दे आऊंगा आपकी जगह यार, क्या बताऊं। डाइवर्सिफिकेशन रेशियो का फॉर्मूला सबको समझ आ गया। मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन लिख दी है नोट नंबर 1 में। कोफिशिएंट इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपको पता चल गया है, डिनोमिनेटर भी आपको पता है, ठीक है। अब न्यूमरेटर कम होगा ये आपको पता चल गया, डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा ये पता चल गया, इसलिए कोफिशिएंट हमेशा लेस देन 1 आएगा ये भी पता चल गया। लोअर द डाइवर्सिफिकेशन रेशियो हायर विल बी द बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, लोअर तो तभी होगी ना जब मैं 4/5 कर दूं, मान लो, है ना। इफ आई डिवाइड 4/5, और अगर मैं 5/4 करूं तो बेटा 4/5 में आप 1 से कम का कोफिशिएंट आएगा, 5/4 में 1 से ज्यादा का आएगा। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर ये 2-3 नोट्स को लिख लेंगे तो आप समझदार बन जाएंगे, बिकॉज लर्निंग आउटकम ए में यही पूछते हैं, वो यही टेस्टेबल एरिया है। लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो विल बी relatively less or lower than the standard deviation of single security, single asset security. This is the benefit of diversification. बेटे नोट 2 लिखो लिखो लिखो, मेरी आवाज सुनो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन इक्वली weighted portfolio will be relatively less than or lower than standard deviation of single asset। ये बात तो बता ही चुका हूं। नोट 3 अगर नहीं लिखा तो आप समझ लीजिए शायद आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं ढंग से, सच कह रहा हूं आपको। वैसे मैंने इस नोट को यहां पर भी लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा है, लेकिन लिखो इसको, पहले लिखो एज द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। बड़ा प्यारा बेटे, इसकी रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है नोट 3 की भी और नोट 4 की भी। एज द नंबर, आप ये समझ लीजिए लर्निंग आउटकम ए बनाया ही इन्होंने नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 के लिए। अगर ये लर्निंग आउटकम नहीं होता, अगर ये नोट्स नहीं होते नोट 3 और नोट 4, तो शायद लर्निंग आउटकम ए की भी कोई रेलेवेंस नहीं रहती। आप लिखिए नोट नंबर 3 एज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो इंक्रीजेस। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो में बड़ी सारी सिक्योरिटीज इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है।
of equally weighted portfolio as a number of securities of the portfolio variance of equally weighted portfolio will be less than variance of individual securities. क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ न्यू सिक्योरिटी मैटर नहीं करता. उसकी उस नई सिक्योरिटी को जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसकी वेरिएंस, उसका कोवेरिएंस, उसकी रिलेशनशिप उस पोर्टफोलियो से कहती है, वो मैटर ज्यादा करता है. तो वही बात लिखी है, एंड इट हैज मोर टू डू विथ कोवेरिएंस और कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज, एंड इट हैज मोर टू डू विथ कोवेरिएंस और कोरिलेशन ऑफ दैट सिक्योरिटीज. बेटे किस्मत वाले हो, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे कोई बताता ही नहीं है यार. इतनी एनर्जी के साथ तो कोई बताता नहीं भाई साहब. इतने एग्जांपल्स, ब्लैक स्लाइड दिखाता हूं, कभी हैंड रिटन दिखाता हूं, कभी कुछ दिखाता हूं, ये आपको समझ आए. बार बार मैं जो कहना चाहता हूं देखें, आप देखें, है ना, देखें. जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतना ज्यादा समझ आएगा आपको. तो आइए मैं डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आ रहा हूं जो मैं बात बताना चाह रहा हूं. आप सब लिखेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा. मैंने अभी आपको कहा कि जब आप सिक्योरिटीज को और ज्यादा बढ़ाते हैं तो रिस्क उस पोर्टफोलियो का और कम हो जाता है. वो इस वजह से होता है कि जो आप नई सिक्योरिटीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मोहब्बत, उसकी कोवेरिएंस, उसकी कोरिलेशन उस पोर्टफोलियो के साथ कैसी है, उस चीज की बात हम करें तो दैट इज नेम्ड एज a very important concept which you have just seen. अभी आपने देखा, मैं यहाँ पे लिखा है, देखो. As number of securities in the portfolio increases, जैसे आप number of securities portfolio में बढ़ाते हैं, है ना, जैसे बढ़ाते हैं, देखिए मैं ठीक कर रहा हूँ, the variance of that security, the variance of equal weighted portfolio will have always be less than the variance of individual security and more to do with average covariance as compared to this. अब जो बात बता रहा हूं ना, ये नोट नंबर 4 है भाई साहब. इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं. आपने अभी तक नोट नंबर 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 यहां से लिखेंगे, ये ब्लैक स्लाइड से. अभी कोविड गया 5, 6, 7, 10 साल पहले, और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था. अभी ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई चल रही है, खत्म हो चुकी है. रशिया वर्सेस यूक्रेन भी खत्म हो चुका है. लेकिन आप मुझे बताइए कि जब ऐसे भूकंप आ रहे हों, ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हों, ऐसे न्यूक्लियर वॉर हो रहे हों, ऐसे वर्ल्ड वॉर 3 हो रहे हों, ऐसे गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा हो, तो क्या लगता है उस केस में कोरिलेशन भाई साहब धरी की धरी रह जाती है. फिर कुछ ऐसा नहीं होता. मतलब ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन रेशियो की, जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ इक्वली वेटेड विल बी लेस देन द रिस्क ऑफ अ इंडिविजुअल सिक्योरिटी. इट इज ओनली इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंस, इट इज नॉट in the natural calamities, it is not in the exceptional cases. तो वो बात मैंने लिखी है. As in COVID-19 or in financial crisis, when market index is following, बेटे मार्केट गिर रही थी, then correlation between increases in between the securities, तो correlation अपने आप बढ़ जाती है. So alternative investment bond market will also decline and hence benefit of diversification will decrease. अब ये बात समझनी है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जब कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आती है, तो उस केस में चाहे कोई भी तरह की सिक्योरिटी आपने रखी हुई है, वेदर इट इज द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज द बॉन्ड, वेदर इट इज एनीथिंग, उनका आपस में कोरिलेशन बढ़ जाता है. और जैसे कोरिलेशन बढ़ जाएगा, आपको पता ही है कि उस केस में वो परफेक्ट रिलेशनशिप के पास चला जाएगा. तब आप रिस्क ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन कम नहीं कर सकते. ये बात समझनी है. बस बेटे एक गाना सुनाकर मैं चल पड़ा. आज आपके सामने बड़ा प्यारा सा एक गाना दिखाना है, और फिर आज का ये जो लर्निंग आउटकम है मैंने तो कंप्लीट भी कर दिया बेटे. बार बार पेपर नहीं देना, बोलो यार बेटे. बार सीएफए यूएसए का पेपर नहीं देना, बार एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी, पहली बार जीत करनी. की हाल हो सीएफए यूएसए की हाल हो. बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी. हाँ आई थिंक आप
रेलेवेंस समझ चुके हैं जिस गाने को मैंने लगाया और आपको जिस तरह से रिलेट किया। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें और बेटे करिकुलम्स को जरा पढ़ लें, आप सब समझ आ जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं लेक्चर 2B में। ये 2A था, 2B में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।